Hello everyone. So the topic which we gonna study today is biomechanics of sit to stand. So before understanding its biomechanics, we should know what is actually sit to stand. So it is a very basic activity which one perform regularly. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसको बेसिकली अगर समझाया जाए तो आपको चेयर पे से या किसी भी सरफेस पे से बैठे हुए से यू हैव टू लिफ्ट अप योर बॉडी. ठीक है, तो आप सिटिंग पोजीशन में हो एंड देन यू लिफ्ट अप एंड देन यू स्टैंड. So the transition from sitting to standing position is known as sit to stand. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखें, अगर हम इसको सेंटर ऑफ मास के उससे देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि अब आप चेयर पे बैठे हो तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो एक लोअर लेवल पे है. ठीक है, और जैसे ही आप खड़े हो रहे हो तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो एक हायर लेवल पे पहुंच चुका है. ठीक है, तो सिट टू स्टैंड इज डिफाइंड एज मूविंग द सेंटर ऑफ मास बॉडी अपवर्ड. ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल यहाँ था इस पॉइंट पे, तो अब वो वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया है, इस पॉइंट पे. तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से उठ के वहाँ चला गया, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हुआ अपवर्ड. अब जैसा कि हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास जितना नीचे होगा उतना हमारा स्टेबिलिटी अच्छी होगी, और सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर होगा उतनी हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होगा, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सिटिंग पोजीशन. ठीक है, नाउ अब ये जो सिट टू स्टैंड एक्टिविटी है ये विद इन अ सेकेंड हो जाती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा क्विक ट्रांसफर होता है सेंटर ऑफ मास का. फॉर एग्जांपल अगर कोई चेयर पे बैठा है तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट ये होगा. ठीक है, अगर फिर वो स्टैंडिंग में जा रहा है तो जो उसका बेस ऑफ सपोर्ट है वो उसकी फीट का एरिया होगा. ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली सिट टू स्टैंड हो रहा है कि सिटिंग में इट हैज़ अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट, whereas in standing it has a less base of support. ठीक है, तो इसमें सेंटर ऑफ मास भी नीचे था, बेस ऑफ सपोर्ट भी ज़्यादा था, हेंस स्टेबिलिटी इज मोर. अब इसमें क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास अपवर्ड हो रहा है. ठीक है, एंड द बेस ऑफ सपोर्ट इज ऑल्सो लेस एज कम्पेयर टू सिटिंग. So that's why the balance in this is also less as compared to one in the sitting position. देन अब इसका एवरेज अगर हम निकालें तो इस मैन्यूवर को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर 2.03 सेकेंड्स. ठीक है, और इसकी रेंज होती है 1.62 टू 2.54, और ये अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स पर आवर परफॉर्म किया जाता है बाय हेल्दी अडल्ट्स. दीज आर द रेफरेंसेस. अब इसके फेजेस होते हैं, तो बेसिकली जो सिट टू स्टैंड है ना उसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया. ये उन फेजेस के नाम हैं. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस नाउ. तो फेजेस में क्या है, सबसे पहले आया फ्लेक्शन मोमेंटम फेज, मोमेंटम ट्रांसफर फेज, एक्सटेंशन फेज, स्टेबलाइजेशन फेज. तो सिट टू स्टैंड में बेसिकली हमारे 4 फेजेस आ रहे हैं. ठीक है, अभी याद रखो. अब ये देखो कि ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी. ठीक है, ये ऐसे बैठा हुआ है एक इंडिविजुअल. फिर क्या हुआ कि ये इसका जो ट्रंक है वो आगे को शिफ्ट हुआ. ठीक है, और जो इसके बटक्स थे वो हल्के से लिफ्ट हुए. ठीक है, अगले फेज में क्या हुआ कि जो इसके बटक्स हैं वो लिफ्ट हो चुके हैं. ठीक है, फ्रॉम द बेस. ठीक है, और आखिर में क्या हुआ है, ही इज इन स्टैंडिंग. ठीक है, अब इसी का इन्होंने स्केलेटल व्यू दिखा रखा है कि पहले तो वो बैठा हुआ था, फिर उसका ट्रंक आगे शिफ्ट हुआ. ठीक है, फिर उसका जो बटक्स थे वो लिफ्ट हुए, और एंड में वो बिल्कुल सीधा इरेक्ट पोस्चर में आ गया. ठीक है, तो अब जो इसका फेज 1 है, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ दिस फेज, ये जो फेज 1 है. ठीक है, तो फेज 1 को हम कहते हैं फ्लेक्शन मोमेंटम फेज. अब इसको फ्लेक्शन मोमेंटम फेज क्यों कहते हैं, अब इस फेज के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आप ये खुद भी देखोगे कि जब आप बैठे होते हो, जब आप सिट टू स्टैंड मैन्यूवर खुद भी परफॉर्म कर रहे होगे ना, तो आपका क्या होता है कि जो अपर बॉडी होती है, यानी कि ट्रंक की बात कर रही हूँ मैं स्पेसिफिकली, वो फ्लेक्शन में जाती है सबसे पहले. अगर आप खुद भी परफॉर्म करोगे तो आपके साथ पहले यही होगा. ठीक है, तो ये फेज कहाँ से शुरू हो रहा है कि जो आपका अपर ट्रंक है, सॉरी ट्रंक है, वो फ्लेक्शन में आ रहा है. ठीक है, और ये ख़त्म कब होता है फेज कि आप मतलब सिर्फ आपका ट्रंक आगे आ रहा है, बट जो आपके बटक्स है ना
वो आपकी चेयर या फिर जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसके साथ है, वो अभी वहाँ से लिफ्ट ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर ट्रंक हमारी फ्लेक्शन में आ रही है तो मीन्स कि पेल्विस पे हमारा फ्लेक्शन हो रहा है ना। अब फ्लेक्शन कैसे होता है, या तो भाई जो हमारा हिप है वो फ्लेक्शन में आए तो हम कहते हैं ट्रंक फ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, या फिर हिप फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर जो हमारा ट्रंक है वो अगर फ्लेक्शन में जाता है तो हम कहते हैं पेल्विस एंटीरियरली रोटेट। जैसे क्या होता है कि जो अपर बॉडी में एक मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम बनना शुरू हो रहा है, ठीक है। पर जो इसका लोअर लिम्ब होता है, फीमर, टिबिया, फीट, ये अपनी जगह पे स्टेबल रहते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, मतलब फ्लेक्शन मोमेंटम फेज में फिर जो सिर्फ जो आपका ट्रंक है सिर्फ उसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब फेज टू मोमेंटम ट्रांसफर में क्या हुआ कि अब हमने उसमें देखा था कि उसमें जो उसका लोअर लिम्ब था इट इज़ ऑल स्टेबल, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बस जो ट्रंक था वो आगे की तरफ बेंड हो रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके बटक्स है ना वो लिफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम द सीट, ठीक है। अब क्या हुआ, तो जो, ठीक है, अब इसकी बिगनिंग कैसे होती है कि जो आपके बटक्स है वो लिफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम द सीट, ठीक है। अब इसको फेज को मोमेंटम ट्रांसफर फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फेज में जो मोमेंटम बन रहा था थ्रू फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, है ना, वो अब पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है। मतलब पहले द मोमेंटम वॉज यू नो कंसाइज टू द ट्रंक, बट अब वो कहाँ कहाँ जा रहा है, वो हमारे लोअर लिम्ब में भी आ रहा है, ठीक है। इट इज ट्रांसफरिंग टू दी लोअर लिम्ब एंड दी होल बॉडी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे बटक्स हैं वो लिफ्ट ऑफ होने लग जाते हैं, ठीक है। और ये ख़त्म कब होता है, जब मैक्सिमम एंकल डोर्सिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन, सॉरी, मोमेंटम ट्रांसफर फेज। मोमेंटम ट्रांसफर मतलब कि जो अपर बॉडी में मोमेंटम बन रहा था इन फेज वन, उसको अब हम लोअर बॉडी में या पूरी बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इसमें जो ये COM की बात लिखी है ये मैं आपको अभी आगे क्लियर करूँगी। फिर आता है हमारा एक्सटेंशन फेज। अब एक्सटेंशन फेज में क्या है, अब जहाँ पे पुराना वाला फेज खत्म हुआ था दैट इज एट द मैक्सिमम एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, ये फेज वहाँ से शुरू होगा और ये कंप्लीट कब होगा, जब हिप हमारा पूरा एक्सटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम बैठे हुए थे तब हमारा हिप नी फ्लेक्शन में था, पर जब हम स्टैंडिंग पोजीशन अचीव करेंगे तो हमारा हिप और नी इरेक्ट होंगे, दे विल बी इन एक्सटेंशन, ठीक है। तो फेज थ्री में क्या होता है कि हमारा जो एंकल डोर्सिफ्लेक्शन से शुरू हुआ और जब तक हमारे हिप पे फुल एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं आ जाता, न्यूट्रल में नहीं आ जाता, तब तक ये फेज चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सटेंशन फेज में क्या होता है, हिप, ट्रंक एंड नी एक्सटेंशन वेलोसिटीज एंड मैक्सिमम हेड फ्लेक्शन वेलोसिटीज आर अचीव्ड, ठीक है। ये होता है इसके अंदर, ये लास्ट लाइन मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। स्टेबलाइजेशन फेज में क्या होता है कि जब भाई हिप एक्सटेंशन के साथ साथ जितने भी अदर मोशन हो रहे थे, नी का, हेड का, वो सब भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट थ्री फेजेस, अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो काम होता है सिट टू स्टैंड में, हम क्या करते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो अपवर्ड ट्रांसलेट करता है ना। तो अब वो अपवर्ड कैसे ट्रांसलेट करता है, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। तो जो शुरू के थ्री फेजेस होते हैं दे ट्रांसलेट द बॉडी सेगमेंट्स थ्रू स्पेस, ठीक है। और स्टेबलाइजेशन फेज में क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन होता है मतलब बॉडी अपनी स्टेबिलिटी अटेन कर लेती है इन दी स्टेबलाइजेशन फेज, कि अब उसको आगे कोई और मूवमेंट नहीं करनी है। तो ये रहे हमारे 4 फेजेस। अब इनका मैंने एक टैबुलर फॉर्म में इनको मैंने सम अप कर लिया है। तो सबसे पहले आता है हमारा फ्लेक्शन मोमेंटम फेज। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी, बाय द इनिशिएशन ऑफ ट्रंक फ्लेक्शन, एंडिंग कहाँ हुई, जस्ट बिफोर द बटक्स वर लिफ्टेड फ्रॉम द सीट, इसको हम कहते हैं लिफ्ट ऑफ। इसमें क्या हुआ, ट्रंक एंड पेल्विस एंटीरियरली आते हैं, ठीक है, और इसमें अपर बॉडी मोमेंटम जनरेट होता है। फिर आता है हमारा मोमेंटम ट्रांसफर। इसमें क्या हो गया भाई, जहाँ पे ये खत्म हुआ वहाँ से ये शुरू होगा और ये खत्म कहाँ हुआ, जब मैक्सिमम डोर्सिफ्लेक्शन वाज अचीव्ड। फिर एक्सटेंशन फेज कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे ये खत्म होगा, और ये व्हेन द हिप फर्स्ट सीज टू एक्सटेंशन। स्टेबलाइजेशन फेज में जहाँ पे ये खत्म हुआ वहाँ पे ये शुरू हुआ, और इसके साथ जो ऑल एसोसिएटेड मोशंस थे विद स्टेबलाइजेशन इज कंप्लीटेड।
अब मसल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो फेज़ 1 के अंदर, दैट इज़ द फ्लेक्शन मोमेंटम फेज़, उसके अंदर द पेशेंट मस्ट हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ, मतलब उसकी अपर बॉडी में, अपर ट्रंक में अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो मोमेंटम जनरेट कर सके। फेज़ 2 में क्या होना चाहिए कि जो हमारा ट्रंक और हिप मस्कुलेचर है उसकी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जो बैक एक्सटेंसर्स है उनको अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। फेज़ 3 में क्या होगा, क्योंकि उसमें एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है हिप, नी, एंकल एंड दी ट्रंक पे, तो उसमें हमारे एक्सटेंसर स्ट्रेंथ चाहिए। अब अगर हम काइनेमैटिक्स देखें इसकी, तो उस हिसाब से हमने फेजेस को 3 में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ वेट शिफ्ट, सेकंड इज़ ट्रांजिशन एंड थर्ड इज़ फुल एक्सटेंशन। तो ये 3 फेजेस ना बिल्कुल सेम है जो अभी हमने 4 फेजेस किए थे, बस इन्होंने इसके नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो फेज़ 1 वेट शिफ्ट में क्या हो रहा है कि इसमें ट्रंक फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब आप अपना वेट एंटीरियरली शिफ्ट कर रहे हो और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट 27% ऑफ द टोटल मोशन। अब हम इसे बता रहे हैं कितना कितना मोशन ये कंप्राइज करता है टोटल 100% मोशन में सिट टू स्टैंड के, ठीक है। ट्रांजिशन में क्या हो रहा है कि आप ना मतलब बीच वाले फेज में हो, मोमेंटम ट्रांसफर में, यू आर नॉट टोटली सिटिंग एंड नॉट यू आर नॉट टोटली स्टैंडिंग, उसके बीच का जो होता है ना उसमें हो आप, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है हमें 35% ऑफ द कंप्लीट मूवमेंट। फुल एक्सटेंशन में क्या होता है हमारा कि आप पूरा स्टैंडिंग पोजीशन आपने अचीव कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काइनेमैटिक्स का कि देखो 0 to 27% आपका ट्रंक फ्लेक्शन हो रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेज 1। फेज 2 में क्या हो रहा है, ना तो आप बैठे हो ना आप खड़े हो, ठीक है। तो दिस इज फेज 2 कंप्राइजिंग ऑफ 35 और 36% ऑफ द टोटल मोशन। और उसके बाद फेज 3 में आप बिल्कुल इरेक्ट स्टैंडिंग में आ रहे हो, कंप्राइजिंग द रेस्ट ऑफ द मोशन। अब अगर हम इसमें सेंटर ऑफ मास की बात करें ड्यूरिंग द सिट टू स्टैंड, तो हमने ये देखा था कि फर्स्ट वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपवर्ड जाता है, ठीक है। अब अपवर्ड कैसे जाएगा, वो पहले तो वो एंटीरियरली मूव करेगा और फिर वो अपवर्ड मूव करेगा, वो सीधा ही ऐसे अपवर्ड मूव नहीं हो जाता, ठीक है। पहले वो एंटीरियरली ट्रांसलेट करता है हॉरिजॉन्टली एंड देन उसका वर्टिकली मूवमेंट होता है सेंटर ऑफ मास का। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था यानी कि जो फ्लेक्शन मोमेंटम था या वेट ट्रांसफर जो हमने देखा, उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ मास है ना वो एंटीरियरली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई अपवर्ड मूवमेंट तो हो ही नहीं रही हमारी, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ ट्रंक फ्लेक्शन की वजह से आगे की तरफ आ रही है, उसमें हम अपने लोअर लिम को यूज़ नहीं कर रहे हैं ऊपर उठने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोअर लिम यूज़ ही नहीं कर रहे और हम सिर्फ ट्रंक के थ्रू आगे की तरफ आ रहे हैं, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो भी सिर्फ आगे की तरफ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये उस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट है जिसमें आगे भी गया पहले और फिर ऊपर भी गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा मिडल वाला पार्ट, जिसमें कि ना आप बैठे हुए हो ना आप पूरे खड़े हुए हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करता है। फिर आता है आपका लास्ट पार्ट जिसमें कि आप बिल्कुल इरेक्ट स्टैंडिंग में जा रहे होते हो एक्सटेंशन फेज के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी अब एंटीरियरली नहीं जाती, वो बस सीधा खड़ा होती है ना। तो इसमें क्या होगा, जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, अब इसमें क्या हुआ, इसमें आप एंटीरियरली आए, बैठे हुए थे पहले तो आपका सेंटर ऑफ मास था फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, ठीक है। फिर आप बैठे हुए तो आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे को शिफ्ट हुआ, फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, यहाँ आ गया, ठीक है। फिर आप इस फेस पे आए तो आपका सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे आया और थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे भी ऐसे ही होता रहा कि ऊपर आया सेंटर ऑफ मास और यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे और ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे अब आगे जाने की बजाय सिर्फ यूँ ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, पहले ऐसे आगे आ रहा था, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आप अपना वेट आगे शिफ्ट कर रहे थे, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये टेढ़ा हुआ, ठीक है। और फिर आप बिल्कुल क्योंकि सीधे खड़े हो रहे हो तो आप सेंटर ऑफ मास भी सीधा सीधा आया। तो ये जो कर्व है ये डिनोट कर रहा है आपके सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट इन सिट टू स्टैंड, ठीक है। अब जो सेंटर ऑफ, अब ये जो फेजेस है ना, ये जो फेजेस है कि भाई इतना ये हॉरिजॉन्टली आ रहा है, इतने में इसका ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें ये दोनों तरीके से मूव कर रहा है और इसमें सिर्फ इसमें मूव कर रहा है, तो इसको ना हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होता है ना इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन फेज, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ट्रांजिशन फेज में क्या हो रहा है कि ना आप बैठे हो ना आप खड़े हो, ठीक है। तो जो आपका मोमेंटम है, जो फ्लेक्शन मोमेंटम जनरेट हुआ था, अब वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज द सेकंड फेज, इट कोइंसाइड्स विद द मोमेंटम ट्रांसफर फेज जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपवर्ड भी होता है और वर्टिकल भी होता है एंड हॉरिजॉन्टल भी होता है। थर्ड फेज में क्या था हमारा, डिसेलरेशन फेज कहते हैं इसको। थर्ड फेज माने ये वाला जिसमें कि सिर्फ वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट को इनसाइड्स विद द एक्सटेंशन फेज जो कि हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब during the horizontal forward displacement of center of mass the contribution is from the upper body, बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंटीरियरली, वो कब हो रहा है, जब आपका ट्रंक फ्लेक्शन में जा रहा है, आपकी लोअर बॉडी तो काम ही नहीं कर रही है उसमें, तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली अपर बॉडी में से, ठीक है। और ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो फेज 3 था डिसेलरेशन वाला, उसमें सिर्फ आपके जो लेग हैं वो एक्सटेंशन में जा रहे हैं, उसकी वजह से आपका सेंटर ऑफ मास अपवर्ड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो उसमें आपका मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से है, फ्रॉम द लोअर बॉडी। और जो इन दोनों के बीच का फेज था उसमें बोथ अपर एंड लोअर बॉडी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो है ना, ये वाली लाइन, डार्क लाइन, ये दिखाती है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डॉटेड लाइन है, डैश्ड लाइन है, ये दिखाती है हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 इज what फेज 1 इज फ्लेक्शन मोमेंटम फेज, फेज 2 इज मोमेंटम ट्रांसफर फेज एंड फेज 3 इज एक्सटेंशन फेज। तो फेज 1 में क्या हुआ, हमारी जो सेंटर ऑफ मास था वो हॉरिजॉन्टली गया, हॉरिजॉन्टली गया, हॉरिजॉन्टली गया। फेज 2 में भी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली गया और फेज 3 में तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अब जो हमारा ये था वर्टिकल, इसमें तो आएगा ही नहीं भाई, ठीक है। इसमें थोड़ा आना शुरू हुआ, फिर थर्ड में पीक पे हुआ, फिर ये भी जीरो पे आ गया, ठीक है। अब ये हमने जितने भी फेजेस पढ़े उन सबका एक टैबुलर रिव्यू है। अकॉर्डिंग टू मोशन हमने क्या पढ़ा था, फ्लेक्शन मोमेंटम, मोमेंट ट्रांसफर और एक्सटेंशन फेज। स्टेबलाइजेशन फेज को हम इतना नहीं काउंट करते इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू काइनेमैटिक्स हमने क्या पढ़ा, वेट शिफ्ट, ट्रांजिशन, फुल एक्सटेंशन। अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन, ट्रांजिशन, डिसेलरेशन। तो इसमें इसने बताया कि भाई हमारी बॉडी पे क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें बताया कि वो कितना परसेंट ऑफ मोशन कंस्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है, तीनों फेजेस। और इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इन फेजेस में कैसे मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये सारा एक ही चीज़ है, मतलब ये पूरा एक ही फेज है, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट हेडिंग्स इन्होंने इनके अलग अलग नाम दे दिए हैं, बट है ये एक ही चीज़, ठीक है बच्चों। अब स्ट्रैटेजीज होती है सिट टू स्टैंड की, ठीक है। एक होता है नेचुरल सिट टू स्टैंड और एक होता है सिट टू स्टैंड विद फुल फ्लेक्शन ऑफ ट्रंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग विद द ट्रंक इन वर्टिकल पोजीशन एंड टू स्टैंड अप अंटिल फुली अपराइट। इसमें क्या होता है, हम पहले ही ट्रंक फ्लेक्शन परफॉर्म कर लेते हैं बिफोर लीविंग द चेयर। देखो, अब देखो इसमें क्या है कि ये वर्टिकली बैठा हुआ है, इसने अपना ट्रंक फ्लेक्स किया और फिर ये ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सीट ऑफ मतलब वही लिफ्ट ऑफ जो होता है बिगनिंग ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर फेज। तो जो इसका सीट ऑफ था ये यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो फुल फ्लेक्शन होता है इन सिट टू स्टैंड, तो ये होता है नेचुरल सिट टू स्टैंड, जिसमें कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो वर्टिकल होती है, अपराइट होती है ट्रंक, और हम इतना ट्रंक को फ्लेक्शन में नहीं लाते। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा ट्रंक होता है ना वो बहुत एक्सेसिवली फ्लेक्शन में चला जाता है। अब आप ये देख रहे हो, ये फ्लेक्शन में जा रहा है, फ्लेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो सीट ऑफ होता है, मतलब कि जो लिफ्ट ऑफ होता है, वो बहुत देर बाद आता है एज कम्पेयर टू वन कमिंग इन दी नेचुरल सिट टू स्टैंड। तो अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो तो भाई इसका सिट टू स्टैंड यहाँ, सीट ऑफ लिफ्ट ऑफ यहाँ आ रहा है और इसका ये यहाँ आ रहा है ना। तो अब देखो कितना फ़र्क है ना। तो ये इतना का गैप आया है ना। तो जो उसको टाइम लग रहा था वो तो बढ़ गया, है ना। अगर इसको कंप्लीट करने में इसको 2 सेकंड लग रहे थे, तो अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करने में इसको 3 सेकंड लग रहे होंगे,
और इसको एफर्ट भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये ट्रंक को यहाँ पे फ्लेक्स भी ज़्यादा कर रहा है। तो जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है हमारे बैक एक्सटेंसर्स का वो भी ज़्यादा होगा, प्लस टाइम तो ज़्यादा है। डिफरेंसेस क्या होता है? तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि लिफ्ट ऑफ फेस जो होता है वो उसका डिफरेंस आता है और इसका जो टाइम होता है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये जो एफ एस टी एस में होता है ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है, ये हमें नॉर्मली नहीं दिखता। ठीक है, सो इट इज़ अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म। किस में दिखेगा हमें? इन पेशेंट्स विद ग्रॉस मसल वीकनेस। ठीक है, ग्रॉस मसल वीकनेस वाले पेशेंट्स में दिखेगा एंड विद अ लोअर स्पीड ऑफ एसेंट, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, और ये एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सिट टू स्टैंड के? चेयर हाइट, टाइप, आर्मरेस्ट, इन सब की हम बात करते हैं। तो चेयर हाइट, अगर हमारी जो चेयर की हाइट होगी वो छोटी होगी, है ना, अगर हम किसी छोटे स्टूल पे बैठेंगे तो जो हमारा सिट टू स्टैंड मूवमेंट है उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा क्योंकि हमारा हिप और नी पे जो फ्लेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो जब हम इरेक्ट स्टैंडिंग में जाएंगे तो हमें एक्सटेंशन फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, यूजुअली जो हमारी चेयर की हाइट होती है इट शुड बी ऑफ 80% ऑफ द नी हाइट। अब चेयर टाइप की अगर हम बात करें तो अगर चेयर की जो सीट है उस पर पोस्टीरियर स्लैंट है तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है वो मोर पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाएगा अगर पोस्टीरियर स्लैंट ऑफ सीट है तो। ठीक है, पोस्टीरियर स्लैंट से आप क्या समझ रहे हो कि जैसे आप किसी सीट पे बैठे हो तो जो सीट का जहाँ पे आपके बटक्स रेस्ट करते हैं पीछे की तरफ को तो वहाँ पे वो स्लैंट में है। ठीक है, आर्म रेस्ट में क्या हो रहा है? अगर हम आर्म रेस्ट यूज़ करेंगे तो हमारी जो हिप और नी पे ना लोअर मूवमेंट प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, एट हिप अ रिडक्शन ऑफ अबाउट 50% ऑफ द एक्सटेंशन मूवमेंट हैज़ बीन कैलकुलेटेड। स्पीड, अगर आप फास्टर एस टी एस करोगे तो इट गेव अ शॉर्टर फ्लेक्शन एंड मोमेंटम ट्रांसफर फेज। तो जो हमारे शुरू के दो फेज थे उनका जो टाइम है वो कम हो जाता है अगर आप फास्ट स्पीड पे एस टी एस परफॉर्म करते हो। ट्रंक पोजीशनिंग, अगर इसमें ट्रंक फ्लेक्शन ज़्यादा होगा जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी एफ एस टी एस में, तो जो हमारा लिफ्ट ऑफ या फिर सीट ऑफ वाला टाइम है वो ज़्यादा देर से आएगा, प्लस जो हमारा टोटल मूवमेंट का टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये यूजुअली हमें एडल्ट्स में दिखता, सॉरी एल्डरली पीपल में दिखता है या फिर जिनको ग्रॉस मसल वीकनेस है उसमें। नी पोजीशनिंग, अगर हमारा नी जॉइंट इज प्लेस्ड इन एक्सटेंशन तो उसकी वजह से जो हिप एक्सटेंशन मूवमेंट है वो 77% इंक्रीज हो जाता है। फुट पोजीशनिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमारा फुट पोस्टीरियरली प्लेस है तो हिप एंड नी एक्सटेंशन स्पीड वर लोअर, और अगर ये एंटीरियरली प्लेस है तो जो मोमेंट ट्रांसफर फेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। These are the references. If you have any doubt, any query, you can leave that in the comment section. Thank you for watching.